गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में मैंने आपको आवश्यकता विशेषताएं करा चुकी हूँ। अब मैंने सिद्धांत करा दिया, अब है आपके उद्देश्य। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सबसे पहले तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो बनी 2005 इसलिए बनी कि शिक्षा को नई तकनीकी से नए संसाधनों से जोड़ा जाए, शिक्षा में नवीन जो परिवर्तन आए हैं उसको विषय वस्तु से जोड़ा जाए, बालकों की रुचि के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षकों को सशक्त करा, शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए, शिक्षण विधियों के विकास के लिए, अभिभावकों की जितनी भी शिक्षा से विद्यालयों से आकांक्षाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए, समाज के दृष्टिकोण का विकास करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा एक तैयार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल ने। कितना उस प्रोफेसर यशपाल ने 2005 में इसकी अध्यक्षता करी थी। इस कमेटी में 21 फोकस समूह, 21 केंद्र समूह थे। 21 केंद्र समूह मतलब सभी केंद्रों के आधार पर, सभी राज्यों के आधार पर 21 जो अलग अलग व्यक्ति थे उन लोगों के आधार पर कि शिक्षा का प्रारूप या शिक्षा का स्वरूप किस आधार पर होना चाहिए और शिक्षा सभी बालक किस तरीके से ग्रहण कर सके, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए और सभी के अनुसार शिक्षा की सभी व्यक्ति या सभी बालक शिक्षा को ग्रहण कर सके और शिक्षा को एक अच्छा रूप प्रदान कर सके। इसी उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, जिसके उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि भारत क्या है? एक प्रगतिशील देश है। प्रगतिशील देश होने के कारण, एक विकासशील देश होने के कारण भारत में क्या राष्ट्रीय विकास करना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रीय विकास का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा। अगर सभी व्यक्ति, सभी बालक राष्ट्रीय के शिक्षित होंगे, उसको अच्छे से शिक्षा सभी बालकों को ग्रहण होगी, सभी बालक रोजगार पा सकेंगे, तो विकास होएगा ही होएगा, उस देश का विकास होगा। क्योंकि जब सब युवा शिक्षित है, सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसका विकास होना ही होना है। सपोज मान लो एक कोई भी व्यक्ति है, कोई बालक है, शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छा व्यवसाय कर रहा है, व्यवसाय उसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। वो जो व्यवसाय कर रहा है वो उससे जो लाभ हो रहा है वो किसको हो रहा है? देश को हो रहा है, राज्य को होगा, राज्य से देश को होगा, देश से और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास विकसित होता जाएगा। तो मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश होने के कारण भारत में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्र का विकास कर सकती है, राष्ट्र को विकसित अवस्था में पहुंचा सकती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी बालकों को, युवकों को, सभी को दी जा सकती है। तो शिक्षा का स्वरूप इसलिए सुधारने की आवश्यकता है, उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का विकास करना बहुत जरूरी था और राष्ट्र को विकास से देश की अवस्था में पहुंचाना भी जरूरी है। दूसरी है राष्ट्रीय एकता। भारत विविधताओं में एक है, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग पाए जाते हैं, रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग सबकी सामाजिक मान्यताएं हैं। तो सबको एक साथ एकजुट रखने के लिए राष्ट्रीय एकता की बहुत जरूरत थी। तो भारतीय संविधान में हमारे भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म और परंपराएं विद्यमान है, इसलिए अनेक प्रकार की विचारधाराओं में, परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता की जरूरत रही है। तो राष्ट्रीय एकता किसके माध्यम से दी जा सकती थी? शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के पाठ्यक्रम में अगर सभी विभिन्नताओं को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाए तो उस बालक समझ सकता है कि भारत में कितनी धर्म की कितनी भाषाएं चलती है, कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितने रीति रिवाज है, कितनी संस्कृति है, कितनी हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। तो सभी की अलग अलग जानकारी देना और सभी को पाठ्यक्रम में जोड़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि जब तक अगर हम पाठ्यक्रम में जोड़कर शिक्षा के माध्यम से बालक को ये चीज़ नहीं समझाएंगे तो वहाँ पर राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती। इसलिए सभी को एक रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए और राष्ट्रीय एकता को समझाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की स्थापना हुई थी और पाठ्यक्रम में इस विषय वस्तु को जोड़ा गया था। तीसरा है छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि।
छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि होगी तो बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सारी बातों को समझ सकता है, जो चीजें या जो हम उसमें विकास करना चाहते हैं, जिस चीज का, जिन मूल्यों का, उन मूल्यों का विकास किसके आधार पर हो सकता है कि जब बालक खुद स्वयं अध्ययन में रुचि लेगा। प्रत्येक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना, क्योंकि छात्र कब रुचि लेगा, जब पाठ्यक्रम उसके स्तर के अनुसार होगा। जब पाठ्यक्रम उसके स्तर के अनुसार नहीं होगा तो छात्र शिक्षा में रुचि या अध्ययन में रुचि नहीं लेगा। इसलिए सभी स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को क्या करना था, अलग अलग निर्माण करना था, जिससे बालक उसको समझ सके कि प्राथमिक लेवल का पाठ्यक्रम ये होगा, इसमें सिर्फ 3 या 4 विषय ही होंगे, फिर उसी प्राथमिक का ये होगा, माध्यमिक का ये होगा और उच्च माध्यमिक का ये होगा। तो सभी का, जैसे मैंने फॉर्मवर्क आपको पहले बताया था कि सभी का 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी का पाठ्यक्रम अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है। फिर है 4th, सामाजिक एकता का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य, अधिकारों एवं सामाजिक परंपराओं का संरक्षण करता है, क्योंकि सामाजिक एकता कब होगी, जब व्यक्ति स्वयं व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, अपने अधिकारों को समझेगा और सामाजिक परंपराओं का संरक्षण करेगा। क्योंकि क्या है, अधिकार और कर्तव्य सभी को प्राप्त है, लेकिन इसका सही प्रयोग होगा जब बालक अब इसका सही प्रयोग करना समझेगा, सीखेगा शिक्षा के माध्यम से कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो ही सामाजिक परंपरा या समाज का या राष्ट्र का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि सपोज मान लो हमारा कर्तव्य है कि हम अगर सड़क नियमों का पालन कर रहे हैं तो उसका पालन करना अनिवार्य है। पालन करेंगे तो हम उसको क्या कर रहे हैं, समाज का संरक्षण कर रहे हैं, सामाजिक परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं। पालन नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, खुद को तो नुकसान पहुंचाएंगे, आगे वाले को भी पहुंचाएंगे। तो अधिकार या कर्तव्य जो है, जैसे हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार, तो लेकिन स्वतंत्रता किस चीज में, सारी चीजों में नहीं कि किसी से झगड़ने जबरदस्ती चले जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया और बालकों में ये परंपराओं का संरक्षण करने का विकास किया गया। फिर है 5वां, प्रभावी शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षकों में सशक्तिकरण करते हुए शिक्षण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। मतलब शिक्षकों के सशक्तिकरण, जैसे कि शिक्षकों को भी पावरफुल या इतना प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई है, जिससे वो शिक्षण प्रक्रिया में उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से विचार कर सके। मतलब शिक्षकों की भी जो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी मांगे थी या जो चीज में चेंजेस शिक्षक के शिक्षण व्यवस्था में करना चाहिए, वो सारी ही भौतिक संसाधन क्या करे गए हैं, जुटाए गए और शिक्षण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। मतलब प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य जब होगा जब शिक्षण को भी प्रभावशाली होगा, और प्रभावशाली तब होगा जब शिक्षण को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। फिर है 6 नंबर का, मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य। मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य है, बालक समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो बालक में सारे ही मानवीय मूल्यों के विकास होने चाहिए। जैसे प्रत्येक छात्र में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार जैसे मानवीय गुणों का विकास करना जरूरी है। क्योंकि जब ये सारे गुण विकसित अगर एक छात्र में हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक उसमें नैतिकता आ जाएगी, मानवीय गुण आ जाएंगे और वो हर किसी चीज को समझने की कोशिश करेगा। अगर यही गुण बालक के अंदर विद्यमान नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो किसी अपराध की तरफ जा सकता है, या उसमें ये भावनाएं अगर विकसित नहीं है तो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, वो कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए इन भावनाओं का विकास करना मानवीय गुणों का जरूरी है। फिर है स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का उद्देश्य। स्तरानुकूल शिक्षण विधियां, बालक के स्तर के अनुसार सारी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। सपोज मान लो कि हम जैसे प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो प्राथमिक कक्षा में हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। खेल विधि के माध्यम से शिक्षक उसको क्या कर सकता है, विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझा सकता है। और व्याख्यान का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। जब हम माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हमें
खेल विधि का प्रयोग ना करके, क्योंकि बालक क्या हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अपनी सारी चीज़ों को समझते हैं, तो वहाँ पर एक और खेल विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो मनोरंजन का साधन बन जाएगा और विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी और बालक भी उसको क्या मतलब सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए उस जगह पर हमें प्रयोग करके, प्रयोगात्मक विधि या स्वयं करके सिखाने की विधि, या हम ये कह सकते हैं व्याख्यान विधि या व्याख्या करके आदि चीज़ों के माध्यम से, आदि विधियों का प्रयोग करते हुए हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग है वो बालक के स्तर के अनुसार ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। फिर अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। जब बालक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है तो अभिभावकों की भी कई सारी आकांक्षाएं बन जाती है कि ये चीज़ें हमारा बालक सीखेगा और इन कार्यों को करेगा। तो उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी, कि वो आकांक्षाओं की पूर्ति किस माध्यम से की जाए, तो उसको भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का एक उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसके माध्यम से शिक्षा का स्वरूप के इस तरीके आधार पर होना चाहिए। तो इससे संबंधित आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।